हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एसएससी जे के पीवाई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 2024 के 2024 नहीं 2023 के, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन कराऊंगा 11 अक्टूबर के। ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे आप जो है ये चीज़ यहाँ तेईस कर लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर इज अबाउट डैश द फुल लोड टॉर्क। देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे एक क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से मिलते जुलते सारे जो टॉपिक हैं सारे कवर करेंगे हम लोग। ओके, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। तो पहला हमारे पास क्या है, स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो हम लोग पहले इंडक्शन मोटर जो है स्प्लिट फेस का उसको हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, टॉर्क के बारे में जानेंगे और रजिस्टेंस स्टार्ट मोटर के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जैसे अगर स्प्लिट फोर्स इंडक्शन मोटर बोला गया है उसमें, तो इंडक्शन मोटर एक्चुअल में होता क्या है पहले जानिए। ठीक है, इंडक्शन मोटर होता है आपका एसी मोटर। ओके, और इसका देखिए इसमें वन फेस होता है और थ्री फेज होता है। वन फेस वाला सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, थ्री फेस वाला सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ओके, अच्छा इसका सेल्फ स्टार्टिंग वन फेस क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें पल्सेटिंग नेचर का आपको जो इसमें फ्लक्स जो बनता है वो पल्सेटिंग नेचर का बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसका अब इंडक्शन मोटर है उसका स्टेटर कैसे बना होगा। ठीक है, किस मटेरियल का स्टेटर, स्टेटर आपका बनता है ये लेमिनेटेड स्टील। ठीक है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील, वो भी किस में, लेमिनेटेड में। ओके, और लेमिनेटेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो अलोंग द एक्सियल लेंथ होता है, इस वजह से हमको इसमें लेमिनेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं रोटर किससे बना होता है। तो रोटर भी जो है आपका लेमिनेटेड स्टील से होता है। अच्छा आपने देखा होगा कभी भी इंडक्शन मोटर ओपन हो, आपने अगर देखा हो तो उसमें क्या होता है, पत्तियां जो है आपस में जुड़ के बनती है। तो ये जो लेमिनेटेड स्टील बोल रहा है, तो मतलब एक एक जो उसकी परत होती है उसमें लेमिनेशन किया जाता है, उसके बाद उसको कंप्रेस करके एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस पे, एप्लीकेशन पे। इसका एप्लीकेशन होता है क्या, देखिए इसका एप्लीकेशन होता है फैन में। ठीक है, वो सिंगल फेस स्प्लिट फेस मोटर का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फैन में, ब्लोअर में और सेंट्रीफ्यूगल पंप में और एयर कंडीशनर में। ठीक है, चलिए एयर कंडीशन में होता है। अब देखिए सिंगल फेस बोला है, तो सिंगल फेस में कितने तरह के आपके पंप, एक्चुअल में कितने तरह के आपके मोटर आ जाते हैं, उन सब का मैं कैटेगरी बना देता हूँ। देखिए पहला तो आप जानते ही हैं क्या, स्प्लिट फेस, जो कि अभी पूछा है क्वेश्चन में। दूसरा क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, तीसरा क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, चौथा क्या है, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, पांचवा क्या है, एक देखिए मैंने क्या क्या बताया, स्प्लिट फेस, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और लास्ट वाला क्या है, शेडेड पोल मोटर। ओके, ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, पहला क्या था, स्प्लिट फेस। ठीक है, देखिए अब स्प्लिट फेस है तो इसके बारे में हम लोग सब चीज़ जान लेते हैं पहले। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, पहले तो इसमें मेन वाइंडिंग होती है, फिर एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, और यहाँ बीच में रोटर होता है, और रोटर कौन सा होता है, स्क्वायरल केज, याद रखिएगा। ठीक है, वुंडरिंग नहीं होता उसमें, स्क्वायरल केज होता है। ठीक है, इसे मेन वाइंडिंग बोलते हैं, इसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं। अब
मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग आपको दिखा दिया। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, किसका, टॉर्क और स्पीड का, टॉर्क एंड स्पीड का। तो देखिए इसमें करते क्या है, थोड़ा सा आपको और बढ़िया से देखिए, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यहाँ से जैसे अगर अगर इसमें आपका केवल मेन वाइंडिंग काम करे तो ऐसे जाके, एक सेकेंड, हाँ, ये ऐसे जाके ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जीरो से चालू हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। एक्यूरेसी मेरी यहाँ पे नहीं बन पा रही है, इसको देखिएगा आप, ध्यान उस कॉन्सेप्ट समझिए। राइटिंग जो है एक्चुअल में क्या है कि स्क्रीन है ना, मोबाइल स्क्रीन, तो इस वजह से कहीं कहीं पे टच हो पा रहा है, कहीं कहीं नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब आते हैं क्या, अगर ये तो मेन वाइंडिंग के लिए हो गया। अब अगर हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग होता है आपका। अब ये जो चीज़ है, जब हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा दिया तो हमारा स्टार्टिंग यहाँ से हुआ। तो हमारा क्या था, टी स्टार्टिंग, क्या क्वेश्चन था आपका, क्या कि आपका सिंगल फेज में स्टार्टिंग टॉर्क क्या था, स्टार्टिंग ऑफ टॉर्क ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर इज अबाउट, तो कितना था, 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड, ओके, 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या चीज़, पहला कैपेसिटर स्टार्ट मोटर समझते हैं, ठीक है। देखिए इसमें मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा क्या क्या जरूरी है क्या क्या नहीं, वो उस पर आप जो जरूरी है उस पर फोकस करिए। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में पूछ लेता है क्या कि कैपेसिटर कौन सा होता है इसमें। देखिए क्योंकि हमको इसको यूज़ करना है केवल स्टार्टिंग के टाइम पे, तो हम लोग केवल स्टार्टिंग टाइम पे हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे कैपेसिटर, जिसका जो आपका रेटिंग हो ज़्यादा हो। इसकी रेटिंग होती है स्टार्टिंग, जो स्टार्टर कैपेसिटर होता है 250 फैराड का, ठीक है। इसको हम लोग रनिंग कंडीशन में नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्यों, देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है आपका कैपेसिटर क्या है, लार्ज स्टार्टिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, लो होता है। इससे क्या होता है, जब लो होगा तो क्या करेगा वो, स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा करंट लेगा, लेकिन जब रन करने लग जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग करंट जो है आपका वो स्मॉल होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही रन करने लगा तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। जब करंट इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, कैपेसिटर का अगर हैवी जो लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, 250 फैराड का, तो क्या होगा, जो कैपेसिटर है ज़्यादा लोड करंट जाएगा तो क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसमें हाई रेटिंग कैपेसिटर ओनली फॉर स्टार्टिंग लगाते हैं, ठीक। इसका फेजर डायग्राम भी आप देख लीजिए, ये वोल्टेज है, ठीक है। देखिए एक बार लीड लैग के बारे में थोड़ा बता दूं, ठीक है, लैग और लीड, ठीक। लैग, जब भी लैग बोले यानी क्लॉकवाइज, और लीड बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा, ठीक है। लैग मतलब क्लॉकवाइज, लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें जैसे बोला मैंने क्या, अब लीड करेगा कि लैग करेगा, लैग करेगा, तो क्या करे, क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देखिए करंट करंट क्या करेगा, लीड करेगा कि लैग करेगा, जाहिर सी बात है लैग करेगा। तो लैग किया, देखिए दो करंट हैं इसमें, एक मेन का एक ऑक्सिलरी का, ये हमने मेन वाला बनाया ऐसे, ठीक है, और ये आपका ऑक्सिलरी का, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये आपका यहाँ पे रिजल्टेंट बना, ये ऑक्सिलरी वाला है और ये मेन वाला है, इसका रिजल्टेंट बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना एंगल हो गया आपका यहाँ पे, 5 एंगल हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये फेजर डायग्राम बना दिया, ये पूछता है, नहीं तो आपका ये भी पूछ लेता है क्या कि मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आपके रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के बारे में बताइए। तो मेन वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और मेन वाइंडिंग का इंडक्टेंस क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, ठीक है। चलिए और आपका इसमें और क्या है, देखिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बता दिया। अब कैपेसिटर रन, देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन कब होता है, जब 70% टू 80% स्पीड पहुंच जाती है तो स्विच क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। और आपका जो दूसरा था कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। इसमें देखिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर,
ठीक है। इसमें क्या होता है, दो कैपेसिटर लगते हैं, जैसे ये आपका मेन वाइंडिंग हो गया, ये देखिए इसमें क्या होता है, पहले कैपेसिटर लगा देते हैं, फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग दिए, उसके बाद यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा के यहाँ इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल स्विच दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, जो कैपेसिटर जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ ये वाला, इससे क्या होगा, इस वाले कैपेसिटर में आपका, इस वाले जो कैपेसिटर में क्या होगा, इस वाले कैपेसिटर आपका जब 70 to 80% स्पीड आ जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा और ये कंटिन्यूस रन कंडीशन में रहेगा। अच्छा देखिए इसका फ़ायदा क्या है, हम लोग कैपेसिटर लगाते ही क्यों हैं, हम लोग क्या है स्टार्टिंग का टॉर्क जो है वो हमको अच्छा भी रखना है, साथ ही साथ हमको इसकी इफिशियंसी रखनी है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क इसमें नहीं रखेंगे तो पहली बात तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, क्या होगा, मूव ही नहीं करेगा। तो हमने स्प्लिट फेस किया, दूसरा क्या किया, कैपेसिटर में लगाते ही क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, कैपेसिटर क्या करता है, लीडिंग की लैगिंग, लीड करता है। ठीक है। तो इसने क्या किया, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट को लीड कर दिया, इससे हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना है, 3 to 4 टाइम्स है। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। अभी मैं स्प्लिट फेस का बताया था 1.5, तो वो तो क्वेश्चन में था, लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कितना है, 3 to 4 टाइम्स, 4 या 4.5 टाइम्स बोल सकते हैं। ठीक है। और कैपेसिटर रन मोटर का क्या होता है, जो कैपेसिटर स्टार्ट देखिए इसमें दो कैपेसिटर होते हैं, तो एक हाई रेटिंग का होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच में लगा होता है, और एक लो रेटिंग का होता है जो कंटिन्यूसली आपका मूव करेगा, जो रन करेगा कंटिन्यूस में। ठीक है। तो जो कंटिन्यूस वाला कैपेसिटर होता है वो किसका बना होता है, वो ऑयल फील्ड पेपर, ठीक है, इसका बना होता है। ठीक है, कंटिन्यूस वाला। ठीक है। स्टार्टिंग वाला किससे बना होता है, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर। ठीक है। चलिए देखिए दो हो गए, कैपेसिटर स्टार मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। अब आता है परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये वाला आप देखे होंगे अपने घरों में भी, फैन में जो होता है यही आपका इंडक्शन मोटर लगा होता है। ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसकी इफिशियंसी तो बढ़ जाती है परमानेंट कैपेसिटर में, बट इसका जो है आपका स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, टॉर्क लो हो जाता है, और इसका जो है पावर फैक्टर वो हाई होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस परमानेंट कैपेसिटर मोटर की इफिशियंसी क्या होती है, हाई होती है, पावर फैक्टर क्या होता है, हाई होता है, लेकिन टॉर्क क्या होता है, लो होता है। ठीक है। और इसमें कौन सा कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ऑयल फील्ड। जैसे मैंने बताया था ना, जो परमानेंट कैपेसिटर होता है वो कौन सा होता है, ऑयल फील्ड होता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, शेडेड पोल। ठीक है, शेडेड पोल। देखिए शेडेड पोल में क्या होता है, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं होता। ठीक है, और इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी अलग से नहीं लगती। ठीक है, देखिए कैसे इसका कंस्ट्रक्शन, देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, एक सेकंड, देख रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस जो है, इसमें कोई कैपेसिटेंस नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे क्या लगाते हैं, इसका नाम मैंने आपको क्या बताया, शेडेड पोल। ये जो है यहाँ पे कॉपर रिंग का शेड कर देते हैं यहाँ पे। देखिए ये जब इसमें रोटर जो है ये है यहाँ पे, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सप्लाई दिया, ठीक है, सप्लाई देने पर क्या होता है, इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ये फ्लक्स यहाँ के लिए अलग होगा, यहाँ के लिए अलग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस आने से क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो क्या, ये मूव करने लगेगा। देखिए इसकी इफिशियंसी काफ़ी लो होती है, इसलिए इसका जो रेटिंग है बहुत लो होता है, मतलब 2 हॉर्स पावर से नीचे का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर का भी जो है 2 हॉर्स पावर तक यूज़ करते हैं, इसका तो और लो में यूज़ करते हैं। ठीक, इसका क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता था कितने मतलब पावर में यूज़ करते हैं, इसका पूछा जाता है कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है। और हाँ, एक और इसका इम्पॉर्टेंट है क्या, ये ओनली वन डायरेक्शन में रिवॉल्व कर सकता है। जैसे हम लोग उसमें होता था फेस वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग को चेंज करते थे तो रोटेशन चेंज हो जाता था, एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही ओनली वन डायरेक्शन में रन करेगा। ठीक है, आप चाहे फेस उसका बदलिए, कुछ कर लीजिए, वो एक डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज में कंपनी ने बनाया कि क्लॉकवाइज में रन करेगा तो क्लॉकवाइज में ही रन करेगा, आप उसकी वाइंडिंग को नहीं छू सकते। ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन रन। ठीक, चलिए
देखिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया इंडक्शन मोटर का में इंडक्शन स्प्लिट फेस वन फेस इंडक्शन मोटर में आपको मैंने बता दिया आपको कितने टाइप के होते हैं, किसका क्या होता है, कैपेसिटर कौन सा यूज़ होता है, और कौन सा किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, किसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। और आपको स्प्लिट शेडेड पोल का बता दिया, मेन वाइंडिंग में लो रेजिस्टेंस हाई इंडक्टेंस होता है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हाई रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है सही, देखिए इसका आंसर है 1.5 टाइम्स, ठीक है, ओके, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर टॉर्क इज अबाउट डैश डैश द फुल लोड टॉर्क एट अबाउट 75% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। अब देखिए पहली बात तो बोला है क्या स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, इसका स्प्लिट फेस का क्या स्टार्टिंग टॉर्क था, वो फुल लोड टॉर्क कितना था आपका 1.5 था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, मोटर टॉर्क इज अबाउट फुल लोड टॉर्क, ठीक है। मोटर इन स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर द मोटर यहाँ पे एक्चुअल में मैक्सिमम टॉर्क होगा, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क इज अबाउट फुल लोड टॉर्क एट अबाउट 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। तो ये मैक्सिमम टॉर्क की जगह यहाँ पे यहाँ मैक्सिमम टॉर्क होगा, ठीक है। अबाउट तो इसका आंसर क्या होगा 2.25 टाइम्स, ठीक है। ये एक्चुअल में थोड़ा सा डाटा रटने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्या किया आपको उस डाटा में ही आपको इंडक्शन मोटर में फर्स्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कितने टाइप होते हैं, कैसे क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस बारे में हम पढ़ चुके हैं स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, और इंडक्शन मोटर में कितने टाइप है वो भी पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर था 2.25। हाँ देखिए अ 64 के किलो ओम रजिस्टर हैज़ अ स्पेसिफिक मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ 1000 वाट, द मैक्सिमम करंट दैट मे बी पास थ्रू द रजिस्टर इज। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है क्या, रजिस्टेंस आपका देखिए ये रहा आपका रजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका पावर। अब देखिए हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, रेजिस्टेंस है पावर है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे वोल्टेज। अब इसी क्वेश्चन में मैं थ्योरी के थ्रू भी आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। इसका क्वेश्चन तो है लेकिन हमको देखिए पहले क्या पावर का फॉर्मूला होना चाहिए। पावर का कितने फॉर्मूला होते हैं, देखिए V² होता है, I² होता है और VI होता है, ठीक है, 3 फॉर्मूले होते हैं। और रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में क्या है, ठीक है। अब आते हैं क्या रेजिस्टेंस के बारे में, हम लोग यहाँ जान लेते हैं दूसरे पेज में, ठीक। चलिए देखिए रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। आर रेजिस्टेंस का होता है क्या, पहले आर इक्वल टू क्या होता है रो, इसे क्या बोलते हैं रजिस्ट्री, एल लेंथ बाई ए, ठीक है। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और क्या होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई भी होता है, ठीक है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये होता है आपका ओम्स लॉ, ओके। अब इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस का, देखिए रेजिस्टेंस होता है आपका प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ओके। और देखिए रेजिस्टेंस का तो आपको फॉर्मूला बता दिया। अब देखिए रेजिस्टेंस में एक्चुअल में होता क्या है आपका, क्वेश्चन जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से भी बता देता हूँ। थोड़ा सा हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं, एक्चुअल में उसका डायमेंशन क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है आपका एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 और आई की पावर -2। देखिए कैसे है, मैं अभी इसको भी डिटेल बताता हूँ। अब देखिए वोल्टेज का भी डायमेंशन जान लीजिए, क्या होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 और आई की पावर -1, ठीक है। रेजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होता है आपका, होता है एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 आई की पावर -2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए V इक्वल टू क्या होता है W/Q, ठीक है। ये क्या होता है चार्ज होता है, ये क्या होता है आपका वाट होता है, ठीक। वाट का यानी जूल यानी एनर्जी, यानी क्या होगा आपका एम
एल की पावर 2 टी की पावर -2, इतना तो आपको याद ही होगा वर्क का फॉर्मूला होता है। अपॉन क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, आई टी होता है ना, आई यानी करंट, तो आई की पावर 1, टी की पावर क्या है 1, ठीक है, ये हो गया। अब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस हो जाएगा ऊपर, तो -3 हो जाएगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 ए की पावर -1। यही तो मैंने अभी आपको बताया था वोल्टेज का, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज का आ गया, जो वोल्टेज का आ गया, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, करंट का निकालेंगे। करंट का नहीं, हम लोग निकालते हैं रेजिस्टेंस का। आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। वी का फॉर्मूला डायमेंशन का होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर 3 आई की पावर नहीं टी की पावर -3 आई की पावर -1, ठीक है, अपॉन आई। अब ये ऊपर जाएगा आई तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 आई की पावर -2, यही हो पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या आ गया, रेजिस्टेंस का आ गया। अब रेजिस्टेंस का आ गया तो रेजिस्टेंस आ गया, तो ये तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जानते ही हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ये होता है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल, यही होगा, ठीक है। और ए का हो गया क्या, एल स्क्वायर होता है एरिया, ठीक है, और ये एल है ही है, ओके। ये ऊपर जाएगा तो सिंगल एल बचेगा। अब सिंगल एल हमको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में सिंगल एल को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर जुड़ती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और आई की पावर -2, आ गया रेजिस्टिविटी का आपको डायमेंशन, ठीक है। हाँ, यूनिट जान लीजिए, रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर होता है, ओके, और रेजिस्टेंस का ओम होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता जानते ही हैं, ठीक। ठीक, चलिए अन्य क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, ओम दिए थे, रेजिस्टेंस दिया था और पावर दिया था। तो हम लोग क्या, हमने बताया था फॉर्मूला पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये बताया था। अब हमको क्या निकालना है, वी निकालना है, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर अंडर रूट में हो जाएगा। अब पी आर क्या है, पी की वैल्यू क्या है 64 है, पी की वैल्यू 1000 है, ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है 64,000 है, ठीक है। 1000 1000 1000 कैंसिल होकर एक बाहर निकलेगा तो 1000 बाहर, उसके बाद ये क्या होगा 64 है, इसका अंडर रूट क्या होता है 8 इंटू 8, तो कितना आंसर कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है, ये हो गया। अब पी इक्वल टू क्या होता था, वी आई होता था, हमको आई निकालना है, तो पी अपॉन वी होगा कि नहीं होगा, और पी कितना है 1000 है, और आई वी कितना है 8000 है, 1000 कटा, आंसर क्या आ जाएगा 1/8, ठीक है। तो इसका आंसर 1/8, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग लैम्प इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डीसी मेंस, ठीक है। आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग लैम्प यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डीसी लैम्प, डीसी मेंस। चलिए इसमें जो जो ऑप्शन लिखे हम सब ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। पहला क्या है सोडियम वेपोर लैम्प, दूसरा क्या है मर्क्यूरी वेपोर लैम्प, और तीसरा क्या है कार्बन आर्क लैम्प, चौथा है नियॉन डिस्चार्ज लैम्प, ठीक। चलो देखिए पहले हम लोग सोडियम वेपोर लैम्प, सोडियम वेपोर लैम्प के बारे में जानते हैं, सोडियम वेपोर, ठीक है, लैम्प। इसमें कर होता क्या है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है सोडियम वेपोर लैम्प, नाम पे ही जाइए, इसमें वेपोर यानी क्या, इसमें वेपोर बन जाएगा, ये जो सोडियम मेटल है ये वेपोर फॉर्म में हो जाएगा, और यही क्या करेगा ग्लो करेगा। देखिए इसमें क्या होता है, आपका ऐसे एक ट्यूब बनी होती है, ठीक है, इसके अंदर भी एक ट्यूब बनी थी, डबल ट्यूब होता है इसमें, यहाँ पे कुछ आपका इलेक्ट्रोड लगा होता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन लगा होता है, ये इसको ज़्यादा, ये जो इसमें क्या क्या लगा होता है कंपोनेंट वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेन फोकस नहीं मेरा आपको ये बताना कि ऐसे ऐसे बनाए, मेरा मेन फोकस है इसमें होता है क्या, देखिए इसमें डबल डबल ग्लास होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वो लगा है आपको इलेक्ट्रोड, इसको किससे कनेक्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर से, ठीक है। देखिए इसमें ट्रांसफार्मर भी होता है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है यहाँ के एक इंडक्टेंस लगा होता है, वहाँ पे कनेक्ट होता है, और यहाँ पैरेलल में कैपेसिटेंस लगा होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक एक इंडक्शन ट्रांसफार्मर क्या है, लैगिंग डिवाइस है, इंडक्टर भी क्या है लैगिंग, तो इन दोनों का पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम लोग पैरेलल में कैपेसिटेंस लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए सोडियम वेपोर लैम्प का मेन बात को बता देते हैं, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ होती है 589, ये रट लीजिएगा प्रभु, क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आया है, ठीक है 589। चलिए नेक्स्ट क्या है, कैसे काम करता है, देखिए पहले इसका स्टार्टिंग टाइम जान लीजिए, स्टार्टिंग टाइम इसका है 15 मिनट, ठीक है। कैसे 15 मिनट है, पहले हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो गैस होती है वो डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है तो पहले उसमें हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है तो पहले कैसा ग्लो करता है, रेड ऑरेंज में ग्लो करता है, ठीक है, रेड ऑरेंज में धीरे धीरे ग्लो करता है, रेड ऑरेंज में होते 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 15 मिनट बाद उसमें येलो लाइट, ब्राइट येलो लाइट
जनरेट करने लगता है। अच्छा, ये लाइट कौन सी होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। चलिए, और इसमें सोडियम क्या होता है, जब डिस्चार्ज होता है तो सोडियम मेटल ही क्या होता है, वेपोर फॉर्म में चेंज होता है, और फिर क्या होता है, उसमें येलो लाइट प्रोड्यूस होती है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है। और इसमें गैस, देखिए गैस जो है एक हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है, इसमें नियॉन गैस भरी जाती है जनरली, ठीक है, नियॉन गैस। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्या, देखिए आपको सोडियम वेपोर लैंप और मरकरी वेपोर लैंप ये बताने के लिए मैंने बोला था। सोडियम वेपोर लैंप जैसा वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या करते हैं हम लोग, डिस्चार्ज उसमें जब सप्लाई देते हैं तो गैस डिस्चार्ज होती है, हीट जनरेट होता है, फिर सोडियम मेटल वेपोर फॉर्म में चेंज होती है, फिर उसके बाद लाइट जनरेट हो जाती है उसमें, ठीक है। उसी तरह बस सोडियम की जगह उठा कर मरकरी रख दी जाती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेम रहता है, बस सोडियम की जगह उठा कर मरकरी रख देते हैं, तो क्या होता है, आपका मरकरी लैंप हो जाती है, मरकरी वेपोर लैंप। बस क्या है, मरकरी सोडियम का और मरकरी का काफ़ी अंतर हो जाता है एफिशिएंसी में आपके लाइफ में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए मरकरी लैंप हो गया और ये क्या हो गया, सोडियम लैंप हो गया, ठीक है। अब मरकरी लैंप, सोडियम लैंप, ओके। अब देखिए मैं जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसकी इफिशियंसी, मैंने इफिशियंसी आपको बताया था इसमें नहीं, उसमें मैंने क्या बताया था, वेवलेंथ बताया था। इसकी इफिशियंसी होती है 100 ल्यूमेन, किसकी, सोडियम की, ठीक है, 100 ल्यूमेन पर वाट। और इसकी इफिशियंसी होती है 35 से लेके 65 ल्यूमेन पर वाट तक, ठीक है। किसकी, मर्क्यूरी लैम्प की कम होती है एफिशिएंसी सोडियम लैम्प से, ठीक है। लेकिन देखिए लाइफ स्पैन इसकी होता है मर्क्यूरी लैम्प का 2400 घंटे और इसका होता है 1800 घंटे, ठीक है, 1800 घंटे। ये 2400 घंटे है और आपका ये 1800 घंटे है। और आपका वेवलेंथ जान लेते हैं, वेवलेंथ होता है इसका वेवलेंथ होता है 589, ठीक है, और इसका वेवलेंथ होता है 254, ठीक है, नैनोमीटर। इसका 254, इसका 589। चलिए, इतना आपने जान लिया। अब आते हैं किस पे, देखिए सोडियम हो गया, मरकरी हो गया, मरकरी सोडियम। अब आते हैं हम लोग कार्बन पे। देखिए कार्बन आर्क लैम्प में क्या बोल रहा है, देखिए आर्क है मतलब क्या है, स्पार्क होगा, स्पार्क मतलब होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड होंगे। इलेक्ट्रोड देखिए इसमें एक इलेक्ट्रोड ऐसे पहले टच पोजीशन रहता है, जब हम लोग सप्लाई देते हैं फिर धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोड दूर करते हैं, तो इसके बीच में क्या होता है, स्पार्क होता है, और क्या होता है, आर्क प्रोड्यूस होता है। आर्क, वही आर्क क्या होता है, हम लोगों को लाइट देता है। और ये लाइट जो है काफ़ी वाइट होता है, काफ़ी वाइट मतलब वाइट मतलब एक तरह से ब्राइट वाइट, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, प्रोजेक्टर में यूज़ करते हैं कार्बन आर्क लैम्प का, या सिनेमा जो दिखाते हैं ना उसमें भी ये यूज़ करते हैं, जो पर्दे पे जो सिनेमा दिखाते हैं, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4,400 यानी 5400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें वाइट लाइट होती है। इसका वेवलेंथ कितना होता है, इफिशियंसी बता देता हूँ पहले, इफिशियंसी होती है 9 से 12 ल्यूमेन पर वाट, बड़ा कम होता है, ठीक है। लेकिन इसका वेवलेंथ आपका कितना होता है, बिलो 300 300 नैनोमीटर, ठीक है। सोडियम का कितना था, 869, नहीं 589, ठीक है। आपका मरकरी का कितना था, 254। तो आपका ये कार्बन आर्क लैम्प का कितना हो गया, 300 नैनोमीटर बिलो रहता है, ठीक है। और चलिए अब आते हैं क्या, नियॉन डिस्चार्ज लैम्प पे। नियॉन डिस्चार्ज, जैसे नाम में आपने सुन रहे हैं नियॉन डिस्चार्ज लैम्प, जैसे क्या उसमें वेपोर था, अभी मैं उसमें कंडीशन बता रहा था क्या, कि उसमें डिस्चार्ज होता है, उसमें नियॉन गैस भरते हैं, बस ये थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड रूप हो गया। क्या इसमें नियॉन के देखिए 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, यहाँ पे गैस भरी होती है। नियॉन डिस्चार्ज लैम्प में क्या होता है, जब हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं तो ये जो नियॉन गैस है वो डिस्चार्ज यानी वो आपका जो है वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाती है, ठीक है। एक ब्राइट लाइट, आपका ब्राइट लाइट नहीं, एक तरीके से समझ आइए, इसको अधिकतर यूज़ किया जाता है किसमें, एडवर्टाइजमेंट पर्पज में। और साथ ही साथ इसी को पीसी मेंस का आपका पोलरिटी जो अभी क्वेश्चन था ना, इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका इफिशियंसी कितना होता है आपका, इफिशियंसी होता है आपका 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट। और इसका वेवलेंथ कितना होता है, 600 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, नियॉन डिस्चार्ज लैम्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन मेकिंग अ डिटेल एस्टिमेट इज, देखिए अब इसमें एस्टिमेट का क्वेश्चन आ गया।
देखिए एस्टिमेट का क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा एस्टिमेट के बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल में। ओके, अब देखिए इसमें आंसर जो है अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले जानते हैं एस्टिमेट होता क्या है। देखिए एस्टिमेट एक तरीके का आपका मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटेशन करते हैं। ठीक है, कोई भी वर्क करने से पहले हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं ऑल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का हम लोग इस पहले कंप्यूटेशन करते हैं। उसका हम लोग रेट जानते हैं, रेट हाई है कि लो है, फिर लेबर कॉस्ट जानते हैं। उन सभी को एक मोटा मोटा जो बनाते हैं कि हाँ इतना खर्चा आएगा मोटा मोटा, उसी को हम लोग एस्टिमेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी अपना छोटा भी प्रोग्राम करते हैं घर में, तो क्या पहले कितना मटेरियल लाना है बाहर से, क्या 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 इंतजाम करने हैं, और कितना कितना नया चीज़ आना है, कौन सा घर का यूज़ होना है, ये सारी चीज़ें जो है एक बनाते हैं ना कि खर्चा लगेगा कितना, कि बाहर के सब बाहर से जो आप मटेरियल ले रहे हो उसका इतना खर्चा आएगा, कॉस्ट जो होगा, तो उन सबको मोटा मोटा बनता है ना कि इतना जाएगा। वही चीज़ एक तरीके से समझिए इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आपके लेबर चार्ज, आपका ओवरहेड चार्ज जो भी है, सबका मिला के एक मोटा मोटा जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन कितने तरह के होते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कितने तरह के होते हैं, लेकिन डिटेल में मतलब क्या, एस्टिमेशन का मेन मतलब आपको समझ में आ गया हो, ये मैं सोच रहा हूँ कि आ चुका होगा आपको। ठीक है, अब आते हैं क्या, पहला पॉइंट, पर पॉइंट मेथड। ठीक है, पर पॉइंट मेथड इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का है तो उससे 100 पॉइंट बोल देंगे, लेबर मान लीजिए 400 रुपये ले रहा है तो उसको 400 पॉइंट दे बोल देंगे। ऐसे ऐसे करके आपको पूरा पॉइंट के हिसाब से होगा। बस ये क्या है, पर ये सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, दूसरा मेथड होता है आपका लेबर यूनिट मेथड। ठीक है, लेबर यूनिट मेथड। तीसरा होता है आपका असेंबली एस्टिमेटिंग मेथड। ठीक है, ये सब जो है पहले यूज़ होते थे, आजकल का एडवांस हो गया। अभी लास्ट में जो है वो मैं बताता हूँ। इसका होता है असेंबल एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, और चौथा होता है डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मेथड। और पांचवा होता है गेस एस्टिमेट। गेस एस्टिमेट मतलब क्या, जैसे आपको कुछ मान लीजिए जैसे 1 स्क्वायर फीट है तो उसमें इतना तार लगता है। ठीक है, तो इतना तार लगता है तो आगे जितने भी पूरा स्क्वायर फीट नाप के तो एक मोटा मोटा बताते थे गेस करके कि इतना वायर आपका लगेगा। और एक होता है, अब जो होता है यूज़ होता है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू, एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू जो है आपका एस्टिमेट बन जाता है। सारे रेट उसमें फिट कर देते हैं, उसके बाद इसमें इतना स्क्वायर एरिया है, ये है वो है, ये लगना है वो लगना है, सब चीज़ों को कैलकुलेट करके आपको इतना मोटा मोटा एस्टिमेट दे देगा। ठीक है, चलिए, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन मेकिंग अ डिटेल स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या, मैंने आपको क्या बताया, क्या चीज़ मोटा मोटा सब चीज़ को करते हैं ना, जैसे देखिए ये क्या अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का ही यूज़ करते हैं, नहीं। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का ही यूज़ करेंगे तो बाकी कॉस्ट कहाँ जाएंगी, मटेरियल तो अवेलेबल हो जाएगा, मैन पावर हो गया, और भी कितने भी रिसोर्सेस हैं, सारी चीज़ को देखना है ना कैसे ले जाना है, ले आना है। दूसरा क्या है, क्वांटिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। देखिए इसमें तीनों चीज़ आ रहा है, क्वांटिटी मतलब कितना लगना है, कैसे लेके आएंगे, और कहाँ मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ओनली ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ओनली क्वांटिटी नहीं। ठीक है, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक, ऑप्शन बी। ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।